नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद संजीव पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश चैप्टर। और प्रकाश चैप्टर में क्या है, इसके जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं उन वन लाइनर क्वेश्चनों को हम आज की वीडियो में क्या है सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है, तो वह विकिरण कौन सी है हमारी, तो 320 से 400 नैनोमीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर विकिरण दिखता है, तो सौर विकिरण जो दिखता है हमें वो 400 से 700 नैनोमीटर प्रकाश में दिखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार होता है तो कितना होता है, 390 से 780 नैनोमीटर के बीच में होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारा, मानव आँख दृश्य प्रकाश के लिए जिस तरंगदैर्घ्य की सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, तो कितना है, 5500 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जो मानव की आँख होती है उसके लिए सबसे सुग्राही जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है, 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो प्रकाश की जो विकिरणें होती हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो ये तरंग और कण दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, कैसी होती है, तरंग और कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या चलता प्रतीत होता है क्योंकि जो प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो प्रकाश का वेग है वो अधिकतम होता है या अधिक होता है, ये बात क्या है, ये हमारी बात सत्य है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः होता है। यानी कि शून्य अवकाश का मान का मतलब यहाँ कह रहा है ये कि निर्वात में, कि प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में वो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेग होता है निर्वात में प्रकाश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का जो अधिकतम वेग होता है वो किस में होता है, तो निर्वात में होता है। कितना होता है, अभी बताया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अधिकतम वेग होता है किसमें, निर्वात में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की न्यूनतम गति होती है या न्यूनतम गति होगी किस में होगी, सबसे कम जो गति होगी वो कांच के बीच में, कांच के बीच से गुजरते हुए होती है। यानी कि जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा किसी पदार्थ का उसमें क्या होगी, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है हीरे का होता है, तो हीरे के अंतर्गत क्या होती है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। और हीरा क्या है, एक प्रकार का कांच का ही रूप होता है, तो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, कांच के बीच से जाते हुए प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में हीरा है तो हीरा सही होगा, कांच नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो लगभग लगता है 8.5 मिनट। यानी कि कहते हैं इसको 8 मिनट 22 सेकंड, ये लगभग 8 मिनट 22 या 20 सेकंड के करीब में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंगों के वायु में से कांच में जाने पर क्या हो जाता है, तो इसको जो प्रभावित होते हैं वे क्या होते हैं, तो तरंगदैर्घ्य और वेग। यानी कि जब प्रकाश क्या होता है वायु से कांच में जाता है तो इसमें कौन कौन से चर जो होते हैं वो बदल जाते हैं, तो तरंगदैर्घ्य बदल जाता है और उसका क्या हो जाता है, वेग बदल जाता है, उसकी आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, उसकी आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, उसका वेग बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो किससे होती है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण द्वारा। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें क्या होता है, जो प्रकाश होता है उस प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं पौधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में, यानी कि जो हमारी वो होती हैं फ्लैश ट्यूब जो होती हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उनमें हमारी नियोन गैस भरी होती है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, साबुन के पतले झाग चमकदार रंगों के बने होते हैं, यह बनने का परिणाम क्या होता है। यानी कि जो साबुन के झाग होते हैं वो चमकदार दिखाई देते हैं, वो किसके कारण दिखाई देते हैं, तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। यानी कि उसके अंतर क्या होता है, व्यतिकरण की घटना होती है जिस कारण क्या होते हैं, साबुन के झाग चमकीले दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है तो हमारा क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे क्या, हीरा सघन है किससे, कांच से, यानी कि इसका जो अपवर्तनांक होता है हीरे का कांच से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर जो हीरे को डेंस माना गया है यानी कि सघन माना गया और कांच को ब्रिल माना गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब कांच से प्रकाश क्या होता है वायु में जाता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश तंतु यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, प्रकाश तंतु
जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, यानी कि जो हमारा प्रकाश तंतु होता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, तो वो कौन सी परिघटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही प्रयोग करते हैं किसमें, हम ऑप्टिकल फाइबर के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है इसी के आधार पर, या हम ये कहते हैं कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसी के आधार पर क्या होता है, एंडोस्कोपी होती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तंतु प्रकाशीय यानी कि वही ऑप्टिकल फाइबर संचार में संकेत प्रभावित होती हैं किसके, तो वही प्रकाश तरंगों के रूप में। जो प्रकाश तरंगों के रूप में क्या होता है, इसका संकेतों को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। हमें यहाँ पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा इनमें से कथन क्या है, सत्य है। देखिएगा, कह रहा है कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। वही यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये बात क्या है, इसकी ये बात सही है। ठीक है, अगला है हमारा, प्रकाशीय तंतु जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है, प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक काम होता है या कम होता है। ठीक है, तो ये बात भी क्या है, सही है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की क्या होता है, उपभोग अत्यधिक कम होता है। चलिएगा नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाशीय तंतु जो संचार है, प्रकाशीय तंतु का संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधों से मुक्त होता है। ये बात भी क्या है, तो जो रेडियो आवृत्ति होती हैं उससे भी अवरोध से ये मुक्त होता है। भारत में प्रकाशीय तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सनद है। तो ये बात क्या हमारी गलत है, इसका उपयोग यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसका निर्माण नहीं होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरीजों के पेट में, जो मरीजों के पेट के अंदर का जो परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोपी, अभी मैंने बताया था कि एंडोस्कोपी के बारे में है ना, कार्य करता है। तो एंडोस्कोपी किसके ऊपर कार्य करता है, तो प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन, यानी कि ये कह सकते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है ये हमारी जो एंडोस्कोपी होती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृग मरीचिका का निर्माण होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका का निर्माण होता है। मृग मरीचिका या मृग तृष्णा उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिएगा। स्थलीय तापन, दूसरा क्या हमारा, प्रकाशीय परावर्तन और प्रकाशीय अपवर्तन और प्रकाशीय विवर्तन। इन तथ्यों में से वह तथ्य है जिसके कारण क्या है, मरीचिका बनती है। तो देखिएगा इसकी कौन कौन से कारण के द्वारा मरीचिका बनती है। तो एक तो स्थलीय तापमान, यानी कि जिस स्थान का तापमान ज़्यादा अधिक होगा तो वहाँ की वायु क्या हो जाएगी, ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के कारण क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी डेंस हो जाएगी। हमें यहाँ वो प्रतीत होने लगता है कि वहाँ पर क्या है, जल है। दूसरा क्या है, प्रकाश का परावर्तन, जैसे ही प्रकाश ऊपर से वहाँ से आएगा और लेयर की लेयर में जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा 1 और 2 इसका सही जवाब, 1 और 3 इसका सही जवाब होगा, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है वहाँ पर, यह परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, या ये कहें कि एक कटा हुआ हीरा क्या है, चमकता है। तो क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हीरा अत्यधिक चमकता है, या कटा हुआ हीरा क्या है, चमकता है। यह कहते हैं जैसे गाड़ी का कांच टूट जाता है तो वो टूटा हुआ कांच अधिक चमकता है। क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये अधिक चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उचित रीति से कटे हुए, यानी कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है। वही जो अभी पूछ रहा है वही इसमें भी है, कि उसका जो अति उच्च अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक सूचकांक होता है। ठीक है, यानी कि जो हीरा होता है उसका क्या होता है, उच्च अपवर्तन होता है। उसके उच्च अपवर्तन के कारण क्या होता है, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि जो हीरा है, हीरे अपने आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, और कारण दिया गया है हमारा कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम। देखिएगा यहाँ पर आर तो है गलत और एक क्या है, सही है, क्योंकि जो हीरा होता है, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, कांच से अधिक होता है। ठीक है, ये कहें कि सभी से जो हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो ये बात सही है, ए सही है और आर क्या है, गलत है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रमन प्रभाव
का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, किसके? सभी पारदर्शी माध्यम से आर पार जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? रमन प्रभाव प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि के पुनर्उत्पादन, ठीक है, के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है? तो ये प्रयुक्त होता है हमारा लेज़र बिंब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो दृष्टिपटल होता है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है तो वो कैसा होता है? वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। कहाँ पर? जो हमारी रेटिना होती है आँख में, आँख के अंदर जो रेटिना भाग होता है वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है? वो वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु को या वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वह होता है, तो कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस कारण से क्या होता है? हमें दूरी व गहराई का एहसास होता है। ठीक है, यानी कि कितनी दूरी है और उसकी गहराई कितनी है, इस बात का एहसास होता है हमें दो आँख होने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी कि जब सूरज का पूर्ण ग्रहण होता है उसके दौरान सूरज को सीधे देखने से आँखों में क्या हो जाता है? अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। इसका कारण क्या है? तो उसका कारण है हमारे अल्ट्रावायलेट प्रकाश, यानी कि जब हम सूर्य ग्रहण को देखते हैं नंगी आंखों से तो उस समय क्या होता है? अल्ट्रावायलेट किरणें ज़्यादा होती हैं, जिस कारण क्या होता है? हमारी आंखों को क्षति पहुंचती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी तारे का रंग दर्शाता है, यानी कि जो तारा होता है उसका रंग जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है? उस तारे का तापमान को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूल के कारण, यानी कि धूल के कारण क्या होता है? जो वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन कह सकते हैं या विसरण कह सकते हैं, ठीक है, वो होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। हमारा पहला कथन है इसमें कि यदि मैजेंटा जो रक्ताभ नीलोरोहित रंग होता है, मैजेंटा और पीला रंग दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। ये बात सही है, यानी कि अगर हम मैजेंटा रंग और पीले रंगों को मिला देते हैं तो हमें जो कलर प्राप्त होगा वो लाल कलर प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक ये वाली बात क्या हो जाएगी? हमारी सही है इसमें। दूसरा कह रहा है यदि श्यान रंग होता है और मैजेंटा इन दोनों को मिला देते हैं तो इन दोनों को मिलाने से हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? नीला रंग प्राप्त होता है। ये बात भी सही है, यानी कि ये दोनों की दोनों ही बातें सही हैं। यदि हम मैजेंटा और पीले रंग को मिलाते हैं तो हमें लाल रंग प्राप्त होता है, और यदि हम श्यान रंग होता है इसको और मैजेंटा को मिलाते हैं तो हमें कैसा रंग प्राप्त होता है? हमें नीला रंग प्राप्त होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्ध्य से, यानी कि प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होगा उतना ही रंग का होगा, अलग अलग का होगा, यानी कि हर तरंगदैर्ध्य पर रंग बदलता है। सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है किसका? लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका विचलन भी क्या होता है? सबसे कम होता है। और जो हमारा बैंगनी रंग होता है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा कि सबसे कम वेवलेंथ जो होता है यानी कि तरंगदैर्ध्य होता है वो किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। दृश्य वर्णक्रम, जो हमारा दृश्य वर्णक्रम होता है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो बैंगनी है। अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो इसकी एक ट्रिक होती है बैजानी हप्पी नाला। बैजानी हप्पी नाला से हम क्या है? इन रंगों का हम क्रम याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश तथा पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा होती है। देखिएगा, ऊर्जा जिसकी तरंगदैर्ध्य जितनी कम होगी उसकी ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी ऊर्जा घटेगी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा क्या होगा? नीला होगा। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है किस में होती है? बैंगनी रंग में होती है। बैंगनी के बाद में क्या आता है? नीला आता है। तो यहाँ पर बैंगनी, फिर जामुनी, बैंगनी, जामुनी, नीला, उसके बाद में हरा, पीला, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इन जो है वो ऊर्जा जो होगी क्या होगी? अधिक होगी। और सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है? तो लाल रंग के प्रकाश की जो सबसे कम ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिएगा, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा स्वरूप होता है। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि अभी बताया मैंने कि जो लाल रंग होता है इसकी सबसे कम ऊर्जा होती है और हरे प्रकाश की क्या होती है? लाल रंग से ज़्यादा होती है, इसलिए ये यहाँ पर उल्टा उल्टा कह रहा है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा हमारा, यानी कि ए क्या है? गलत है। चलिएगा, कारण देखते हैं। कारण क्या कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य
हरे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। तो हमारा कारण तो सही कह रहा है कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है इसका तरंगदैर्घ्य हरे रंग के प्रकाश से क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए यहाँ पर आर तो सही है और ए क्या हमारा गलत है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। तो ये देखिए, हमें जब सूर्य दिखाई देता है उगने से पहले यानी कि उदय होने से पहले सूर्य दिखाई देता है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। क्षैतिज के समीप जब सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने के का कारण क्या होता है, तो अपवर्तन होता है। ठीक है, किसके कारण दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूरज के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया हमारे उन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हमारे अगर साइनो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, वो अदृश्य भाग से भी क्या करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार के पीछे या कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं हम, तो कार के पीछे जो वाहन होते हैं उन वाहनों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं किसका, उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजित जो सबसे उचित है वह है क्या, उजला। ऊपर क्या होना चाहिए, हमारा उजला कलर होना चाहिए और नीचे की तरफ क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊपर का भाग जितना उजला होगा, जैसे सफ़ेद हो सकता है, अगर सफ़ेद होगा और अंदर की तरफ काला होगा तो वो क्या होगा, आरामदायक होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खगोलीय दूरदर्शी जो होते हैं से बने हैं प्रतिबिंब होते हैं, कैसे होते हैं, जो खगोलीय दूरदर्शी होते हैं उनसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, तो काल्पनिक और बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। जब समांतर रखी होंगे तो उनके बीच में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कैसी होगी, अनंत होती है। यहीं पर अगर मैं आपके लिए एक सूत्र बता देता हूँ, अगर हमें ये निकालनी है कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी तो हम उसके लिए करते हैं 360 अपॉन में, हमारा एक सूत्र होता है, क्या होता है हमारा सूत्र कि 360 कितना, 360 अपॉन में थीटा, ये n बराबर होता है। ठीक है, n बराबर हमारा सूत्र होता है n बराबर 360 अपॉन थीटा। और यदि यहाँ पर n की वैल्यू कोई सम निकल कर आ रही है, जैसे n बराबर 2, ठीक है, या 4 या 6, तब हमें क्या करना होता है, उसमें से एक माइनस करते हैं, यानी कि एक 1 माइनस कर देते हैं। तो हमारा सूत्र हो जाता है क्या, n बराबर 360 अपॉन में थीटा माइनस के 1। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए, तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ये प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए हो जाता है। ये कहते हैं उसके जो अंदर कितने संख्या बनेंगी प्रतिबिंबों की, तो उसके लिए ये सूत्र होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर कि प्रकाश के बिंदु स्रोत के दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत होती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी दर्पण से थीटा कोण पर झुके हुए या घूर्णित किया जाता है तो परिवर्तन होता है। देखिएगा, जब हम किसी दर्पण को क्या करते हैं, थीटा डिग्री पर घुमाते हैं तो उससे जो परिवर्तित किरण होती हैं उसका जो घूर्णन होगा वो कितना होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम दर्पण को थीटा घुमाएंगे तो उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा या उसकी जो प्रकाश की किरणें होंगी वो 2 थीटा घूम जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।